करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 9। ये आपकी साइंस और एसएसटी की वर्कशीट आई है तो मैं बना रही हूँ, आप लोग ले लेंगे। ये हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में भी आई है तो वो भी मैं बनाऊंगी। तो साथ में ही अपलोड कर दिया। आप लोग कहते हैं मैम इंग्लिश की नहीं मिल रही या हिंदी की नहीं मिल रही, तो उसके लिए आप लोग प्लेलिस्ट का इस्तेमाल करा करें। मैं साथ के साथ प्लेलिस्ट को अपडेट करती चलती हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से वर्कशीट मिल सके। चलिए तो शुरू करते हैं। पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, सब्जेक्ट डाल देंगे, क्लास, अपना नाम, अपने टीचर का नाम और डेट आप लोग लिख लेंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे, भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण 2। ठीक है, अब क्या लिखा, संसदीय शासन पद्धति। भारत का संविधान अपने सभी नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देता है। यानी भारत के संविधान की एक सबसे अच्छी जो चीज़ है वो यही है कि यहाँ पे हर इंसान समान है और उसके चलते सबको बराबर से अधिकार है। एक व्यक्ति एक वोट, ठीक है, हर एक व्यक्ति पे एक वोट का अधिकार है। संविधान सभा के सदस्यों को ऐसा महसूस हुआ कि स्वतंत्र संघर्ष ने भारतीय जनता को वैश्विक मानवाधिकार का प्रयोग करने के योग्य बना दिया है। यानी उनको, जिन्होंने हमारा संविधान बनाया, वो जो सभा के मेंबर्स थे, उनको ऐसा महसूस हुआ कि क्यों ना, मतलब लोग जो है अब समझदार हो चुके हैं, वो अपने लिए सही और गलत को चुन सकते हैं, इसलिए क्यों ना हम ऐसा करें कि उनके ही द्वारा, जनता के शासन को चुना जाए। उन्हें विश्वास था कि इससे लोकतंत्र सोच और तौर तरीके को प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही जाति, धर्म, लिंग आदि के फर्क पर आधारित असमानता की बेड़ियों को भी तोड़ा जा सकता है। यानी उनको इस चीज़ की गारंटी थी, उनको ये चीज़ बिल्कुल पक्का यकीन था कि अगर हम ऐसा करेंगे ना तो लोगों की जो पुरानी सोच है उसको भी हम ख़त्म कर सकते हैं, नए सोच को बढ़ा सकते हैं, लोकतंत्र की जो सोच है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा जो जाति, धर्म, इसके इसके आधार पर जो भेदभाव किया जा रहा था, जो असमानताएं सामने आ रही थी, उससे भी हम बच सकते हैं। अब खेल का सार्वभौमिक मत अधिकार का मतलब है कि अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होना। यानी अब क्या है, आप जिसे चुनना चाहें आप उसको आसानी से चुन सकते हैं। कोई आपसे ये नहीं कहेगा कि मुझे वोट दो या मुझे वोट मत दो, ठीक है। सब आपके पास आएंगे ज़रूर कि मैं आपका ये काम कर दूंगा, आप मुझे वोट दो, मुझे जिताओ, लेकिन ये आपके हाथ में है कि आप किसको जिताना चाह रहे हैं और किसको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। प्रतिनिधित्व जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। यानी जब कोई प्रतिनिधि को आप जिता देते हैं तो आप उसी से ही क्वेश्चन करते हैं, ये आपका राइट है। राइट माने अधिकार है। इस प्रकार सदस्य को सांसदीय शासन पद्धति जनता की शासन पद्धति बन जाती है। क्यों? क्योंकि इसके जो लोग हैं, जो इसके कार्य करने वाले नेता है, वो हम किसके द्वारा चुनते हैं, लोगों के द्वारा ही चुनते हैं। तो इसलिए ये शासन प्रणाली जो है लोगों की द्वारा ही शासन प्रणाली बन जाती है। अब लिखा है शक्तियों का बंटवारा। संविधान के अनुसार राज्य की 3 अंग होते हैं, एक होता है विधायिका, दूसरा होता है कार्यपालिका और तीसरा होता है न्यायपालिका। अब क्या लिखा है, विधायिका। विधायिका में जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधित्व होते हैं, यानी कि जिनको हम चुनते हैं वही लोग होते हैं विधायिका में, और यही कानून निर्माण करते हैं। इसके बाद आता है कार्यपालिका। कार्यपालिका में क्या होता है, ऐसे लोग होते हैं जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने का काम देखते हैं। इसके बाद आता है आपका न्यायपालिका। न्याय करने वाली संस्थाओं को न्यायपालिका कहते हैं। इसके अंतर्गत कार्य करने के लिए कानून की सही व्याख्या करना होता है। यानी कि इसमें क्या होता है, ये न्यायपालिका है जो हमारे न्याय का ख्याल रखती है कि किसको न्याय मिल रहा है, किसको नहीं मिलना है। मतलब एक तरह से आपका कोर्ट वगैरह है ना, पुलिस, कोर्ट, ये सब इसी के अंतर्गत आती है। अब क्या लिखा है, राज्य की किसी भी शाखा द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए ये प्रावधान किया गया है कि इन सभी अंगों की शक्तियाँ एक दूसरे से अलग होंगी। यानी अब क्या, इन सब की शक्तियाँ एक दूसरे से अलग है कि कहीं कोई और इन शक्तियों का गलत इस्तेमाल ना कर ले। शक्तियों के इस प्रकार बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है। यानी कि कहीं ना कहीं ऐसा है कि एक ना एक के ऊपर कोई बैठा हुआ है। यानी अगर हम कुछ गलत करेंगे तो हमारे ऊपर हमारे टीचर है, वो हमसे कहेंगे आपने गलत कैसे बनाई है ना। फिर क्या है, आप अपना काम गलत चेक कराएंगे तो आपके टीचर आपको डांटेंगे कि आपने गलत कैसे किया। और अगर आपके टीचर मान लीजिए गलत काम चेक करते हैं तो उसके ऊपर प्रिंसिपल है, वो उनको डांटेगी कि आपने बच्चे का काम गलत कैसे चेक किया। मतलब ये कि हर किसी के ऊपर कोई ना कोई बैठा है, कोई भी इस दुनिया में आज़ाद नहीं है। अब क्या लिखा है, और इसी तरह तीनों अंगों के बीच में सत्ता का संतुलन भी बना रहता है। अब आपका कार्यकलाप यानी मैचिंग दी गई है कि मिलान करें, स्तंभ एक का को स्तंभ खा से मिलाना है। अब पहले इसको यहाँ से लिखेंगे, भारत में वोट देने की क्या न्यूनतम आयु है, तो वो है 18 साल। ठीक, उसके बाद के जनता द्वारा चुने जाते हैं, कौन चुने जाते हैं, प्रतिनिधित्व। ठीक है, क्या लिखा, आज़ादी के संघर्ष के लिए क्या होता है, स्वतंत्रता संघर्ष।
उसके बाद कानून बनाने वाली संस्था क्या कहलाती है? विधायिका। ठीक है, कानून को लागू करने वाली संस्था क्या कहलाती है? आपकी कार्यपालिका। और जो कानून का सही व्याख्या करे उसे क्या कहते हैं? न्यायपालिका। तो इस तरह से आप लोग मैचिंग कर लेंगे। चलिए एक बार फिर से साफ साफ हम लोग लिख लेते हैं। तो भारत की जो उम्र है वो 18 साल है, ये नंबर 1 हो जाएगा। चुने जाने वाले प्रतिनिधि 2 हो जाएगा। उसका आज़ादी संघर्ष को कहते हैं स्वतंत्रता संघर्ष, ये 3 हो जाएगा। उसके बाद कानून बनाने वाली संस्था क्या कहलाती है? आपकी विधायिका कहलाती है। इसके बाद कानून को लागू करने वाली संस्था आपकी क्या कहलाती है? कार्यपालिका। और उसके बाद कानून पर व्याख्या करने के लिए, उसको ध्यान में रखने के लिए सब काम सही हो रहा है यानी वो क्या कहलाती है? न्यायपालिका। तो इस तरह से आप इन सबको मैचिंग कर लेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यह पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, सार्वभौमिक मताधिकार के से आप क्या समझते हैं, यानी सार्वभौमिक मताधिकार क्या है, इससे क्या अर्थ है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि सार्वभौमिक मताधिकार में जनता को बिना किसी भेदभाव के अपने लिए प्रतिनिधित्व चुनने का अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपको यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि संसदीय शासन पद्धति के जनता के शासन पद्धति है कैसे, यानी ये जो शासन पद्धति है वो जनता की शासन पद्धति कैसे है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे कि जनता किसी भी बिना भेदभाव के अपने लिए प्रतिनिधि को चुन सकती है। ठीक है, इसी तरह ये शासनीय प्रणाली जो है, संसदीय शासन प्रणाली जनता की शासन प्रणाली बन जाती है। तो इसका आंसर आप पूरा लिख लेंगे कि मतलब जो जनता है वो अपने मनपसंद प्रतिनिधि को खुद चुन सकती है, इसीलिए ये शासन प्रणाली जनता की शासन प्रणाली कही जाती है। क्वेश्चन आपका लिखा है कि राज्य के मुख्य अंग कौन से हैं, इनका महत्व क्या है, लिखिए। तो आपको राज्य के मुख्य अंकों के बारे में लिखना है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। देख सकते हैं कि संविधान के अनुसार राज्य के 3 अंगों के विधानमंडल, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक है, या विधायिका भी हम लोग कह सकते हैं। तो विधानमंडल का क्या काम होता है कि ये जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं जो कानूनों को बनाते हैं। इसके अलावा एक कार्यपालिका क्या होती है, वो इन कानूनों को लागू करती है और सरकार चलाने में काम देखती है कि सरकार सही चल रही है या नहीं। ठीक है, और न्यायपालिका क्या काम करती है? न्यायपालिका जो है उस संस्था को संभालने में और जो न्याय है उसका ख्याल रखने में मदद करती है। तो इस तरह से ये इनके हमारे महत्व हो गए। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसे आप क्लियरली लिख लेंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शक्ति का बंटवारा को स्पष्ट कीजिए, क्या मतलब क्या है शक्ति के बंटवारे का? चलिए इसका आंसर देखते हैं। आप देख सकते हैं कि संविधान के अनुसार जो शक्तियां हैं उनको 3 हिस्सों में बांटा गया है। ठीक है, विधानसभा, कार्यपालिका और न्यायपालिका के 3 हिस्सों में बांट दिया गया। इसको बांटने का महत्व ये है कि ये तीनों अपना अपना कार्य करती हैं और एक के ऊपर एक बनी रहती हैं, जिससे आपस में लड़ाई भी नहीं होती है और काम भी आसानी से हो जाता है। तो इसलिए आपका तीसरा और चौथा जो क्वेश्चन है उनका आंसर सेम है। ठीक, तो आप कन्फ्यूज़ नहीं होंगे कि मैम आपने 2 बार एक ही आंसर लिखा दिया है। दोनों के आंसर सेम है, क्योंकि शक्तियों का बंटवारा भी यही है। न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका जो है यही शक्तियों का भी बंटवारा है और यही आपके राज्य के अंग भी हैं। ठीक है, चलिए अगला वो पढ़ते हैं वर्कशीट। देखिए यहाँ हम लोग शुरू करते हैं आपकी विज्ञान यानी साइंस की वर्कशीट। तो आप लोग अपना क्लास, अपना नाम, डेट और इसे अच्छे से लेबल करके वर्कशीट नंबर और अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। आज हम क्या पढ़ रहे हैं, देखिए क्या लिखा, वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन पाई जाती है जो सभी सजीवों के लिए बहुत आवश्यक है, यानी बहुत महत्वपूर्ण होती है। क्यों होती है? क्योंकि देखिए नाइट्रोजन में प्रोटीन, क्लोरोफिल, ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल व विटामिन के यौगिक का अहम यानी मुख्य अवयव है, यानी कि इसके अंदर ये सारी चीज़ें आपको बहुत मात्रा में मिल जाती हैं। पौधे एवं जंतु वायुमंडल नाइट्रोजन का सीधा उपयोग नहीं कर सकते, यानी जो पेड़ पौधे और जो जानवर है वो नाइट्रोजन का सीधा उपयोग नहीं कर पाते हैं। पौधों को नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्रिया के द्वारा नाइट्रोजन मिलती है, यानी कि जो ये साइकिल बनाते हैं ना नाइट्रोजन, सॉरी यहाँ पे नहीं है, नीचे बनी हुई ये नाइट्रोजन साइकिल जो है, इसके अकॉर्डिंग जब पेड़ अपना काम करते हैं तब इन्हें नाइट्रोजन मिलती है, अदरवाइज इनको नाइट्रोजन नहीं मिलती। अब नाइट्रोजन का स्थिरीकरण है क्या? तो देखिए स्थिरीकरण क्या है, देखिए वायुमंडल नाइट्रोजन के यौगिक में बदला जिन्हें पौधे आसानी से अवशेषित कर सकें, इस प्रक्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। तो आपके समझ में आ गया, यानी कि जो नाइट्रोजन है वो इस तरह से वायुमंडल में अपने आप को चेंज करती है जिससे पेड़ पौधे भी उनका आसानी से इस्तेमाल कर सके, इसी को ही हम लोग नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। अब क्या लिखा है, फलीदार यानी कि जो फली वाले होते हैं, मटर वगैरह इस तरह के फलीदार पौधे वर्ग के पौधों की जड़ में राइबोज़ोम नामक जीवाणु पाया जाता है जो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायता करता है। अब आपको पता चल गया कि एक जीवाणु पाया जाता है, जो कि अभी हम लोग पढ़ लेते हैं बहुत दिनों से बैक्टीरिया वगैरह के बारे में। तो कहते हैं ऐसे जीवाणु पाया जाता है जो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। कभी कभी बिजली के
कनकने पर भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। आपने देखा ना, बिजली बहुत ज़ोर से चमकती है जब बारिश होने वाली होती है ना, उससे भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता रहता है। आज हम नाइट्रोजन चक्र की सहायता से, यानी नाइट्रोजन साइकिल जो है, इसकी सहायता से ये जानेंगे कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कैसे स्थिर रहती है। तो देखिए यहाँ लिखा है कि कैसे स्थिर रहती है। नंबर 1, मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व नीले हरे शिवाल वायुमंडल की नाइट्रोजन के यौगिक में बदल देती है। यानी कि मिट्टी के अंदर जो जीवाणु उपस्थित है वो लोग क्या काम करते हैं कि जो नाइट्रोजन है इसको वायुमंडल के नाइट्रोजन यौगिक में बदल देते हैं। ठीक है, ये नाइट्रोजन यौगिक मिट्टी में चला जाता है। अब ये क्या होता है, ये मिट्टी के अंदर चला जाता है। ये यहाँ पे आपको जो साइकिल है ना, इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं ये। ठीक, अब क्या होता है, पौधों की जड़ों द्वारा ये नाइट्रोजन यौगिक पौधों के अन्य भागों तक चला जाता है, वहाँ पर उन्हें प्रोटीन व अन्य यौगिक बनाते हैं। यानी अब क्या है कि देखिए, पहले वो हवा में था, वो कहाँ गया, मिट्टी में गया, मिट्टी से पेड़ों ने उसे अपने अंदर लिया, जिससे उन्होंने अपना खाना बनाया। ठीक है, जो भी जंतु इन पौधों को खाते हैं, ये नाइट्रोजन पादप प्रोटीन व अन्य यौगिकों के रूप में उन तक पहुँच जाती है। अब यानी जो भी, चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो, उन पौधों को खाएगा तो प्रोटीन नाइट्रोजन ये सब उन इंसानों में या उन जानवरों के अंदर चला जाएगा। अब क्या लिखा, पौधों तथा जंतुओं की मृत्यु के बाद, यानी जब ये पौधे या ये जो जानवर है ये जब मर जाते हैं तो इसके बाद इन्हें कहाँ दफनाया जाता है, मिट्टी में ही दफनाया जाता है। तो फिर ये मिट्टी में ही मतलब मिट्टी में ही दफन हो जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, जब वो मिट्टी में दफनाया जाता है तो उसके अंदर जो कवक है या उसमें जो जीवाणु मौजूद है वो क्या करते हैं, इसको फिर से कट करते हैं और इसको फिर से नाइट्रोजन यौगिक में बदल देते हैं, जो पौधों द्वारा फिर से है ऐसे ही उपयोग में लाया जाता है। तो इस तरह से अब क्या है, यहाँ पे ये आपकी हो गई नाइट्रोजन साइकिल। अब हम ये जानेंगे कि स्थिर कैसे रहती है। तो देखिए ये क्या लिखा है, कुछ विशेष जीवाणु नाइट्रोजन यौगिक को नाइट्रोजन गैस में भी बदल देते हैं, जो वायुमंडल में चली जाती है। अब इसके अलावा इन्होंने बोला कि देखिए, जब ये मिट्टी में दफन हुई तो क्या हुआ, ये नाइट्रोजन मिट्टी में मिल गई, लेकिन कुछ जीवाणु उसमें ऐसे भी हैं जिसे मिट्टी में दफन करने के बावजूद गैस के रूप में ले आते हैं। ठीक इस तरह से वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है। यानी इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से नाइट्रोजन की जो मात्रा है वायुमंडल में वो स्थिर रहती है। अब अगला क्वेश्चन आपका देखिए, यहाँ क्या लिखा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या लिखा है, सेम और मटर यानी फलीदार जो पौधे, इनकी जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि कौन सा जीवाणु पाया जाता है। इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि रैबीज नामक एक जीवाणु जो वो है फलीदार, उसमें पाया जाता है, जो उनकी जड़ों में पाया जाता है, जो नाइट्रोजन को बनाने में मदद करता है। फिलहाल आपको सिर्फ रैबीज का नाम लिखना है, रैबीजियम जो की जीवाणु पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। का यहाँ अगला क्वेश्चन लिखा है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किन किन विधियों द्वारा होता है। यानी कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जिनसे नाइट्रोजन जो है उसका स्थिरीकरण होता है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर यहाँ से लिख देंगे कि कुछ विशेष जीवाणु जो नाइट्रोजन के अंदर जीवाणु जो नाइट्रोजन यौगिक को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं, जिससे वायुमंडल में भी चली जाती है। इसी तरह वायुमंडल में जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो लगभग स्थिर ही रहती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। मैंने आपको आंसर दिखाया ना, वो बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, लेकिन क्योंकि उन्होंने कहा और भी कुछ हो तो उसके भी बारे में आप लिख सकते हैं। तो इसके अलावा आप यहाँ से ये भी लिख सकते हैं कि कुछ फलीदार पौधे जिनके अंदर पाया जाता है ना रैबिस, वो भी नाइट्रोजन की स्थिति को बनाने में काम करते हैं, और कभी कभार जो बिजली कड़कती है उससे भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण बना रहता है। ठीक है, तो आप ये 2 पॉइंट्स भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने इसको ज़्यादा इसलिए नहीं लिखाया कि आपको पेपर में याद करने के लिए आसानी रहे, क्योंकि आपका यहाँ से लेके यहाँ तक जो आंसर मैंने लिखाया है वो भी आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यहाँ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सभी प्राणियों के लिए नाइट्रोजन क्यों आवश्यक है। यानी जो भी जानदार चीज़ें उनके लिए नाइट्रोजन जो है वो क्यों ज़रूरी है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे कि हमारे वातावरण में 78% नाइट्रोजन है, जो कि सभी जीवों के लिए आवश्यक है। क्यों आवश्यक है उसमें यहाँ देखिए लिखा है कि इसमें प्रोटीन, क्लोरोफिल और आयरन, इस तरह के विटामिन वगैरह पाए जाते हैं जो सबके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है, तो आप इसका आंसर पूरा यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कैसे स्थिर रहती है, नाइट्रोजन चक्र बनाकर स्पष्ट कीजिए। अब आपको यहाँ पे पहले तो ये नाइट्रोजन चक्र बनाना है, जो यहाँ आपको दिया गया। इस चक्र को आप लोग बना लेंगे, मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। ठीक है, ये देखिए, कुछ हद तक आपको समझ में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। चलिए तो फिर मैं आपको इसका आंसर दिखा देती हूँ दोबारा से अपनी तरफ से बना के, और इसके अलावा ये आप लिखेंगे और इसको कैसे स्थिर रहती है इसके बारे में भी हम आंसर लिखेंगे। चलिए आंसर देखते हैं इसका।
देखिए यहाँ लिखा है कि इसको निर्धारण करने के लिए एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है वो मिट्टी में परिवर्तित हो जाता है और ये नाइट्रोजन यौगिक तय कर लिया जाता है और उसके बाद इसका उपयोग पौधों द्वारा किया जा सकता है, जिसके बाद पौधे यूज़ करते हैं। फिर पूरी वो साइकिल आपकी चलती है कि पौधे जो है फिर उनको कोई खाता है, फिर जब वो मरते हैं तो वो जाके फिर मिट्टी में मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपकी साइकिल चलती है। चलिए अब इसकी साइकिल को पूरा देख लेते हैं क्योंकि उसमें तो आपको दिख नहीं रही थी। उसके बाद वर्कशीट को ख़त्म करेंगे। पूरी कोशिश करिए कि आपके लिए एक अच्छी सी नाइट्रोजन साइकिल निकाल सकूं, लेकिन फिर भी नहीं निकली। तो आपको इसका एक और आइडिया बता देती हूँ कि जब आप अपनी साइंस की बुक खोलेंगे तो उसमें आपको नाइट्रोजन साइकिल बहुत आसानी से मिल जाएगी, तो आप उसे वहाँ से कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। वैसे मैंने यहाँ दिखा दिया है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन होता है किस तरह से। देखिए ये क्या होता है, स्थिरीकरण होता है इसका, और ये देखिए वायुमंडल से किस में आ जाता है, जीव जंतुओं में आ जाता है। फिर ये देखिए इस तरह से ये आगे बढ़ के ये मिट्टी में आता है और मिट्टी में जीवाणु खा के इसको फिर गैस के रूप में बदल देते हैं, फिर ये इधर आ जाता है। अब जब मिट्टी में आता है, मिट्टी से क्या लिया जाता है, पेड़ पौधों में लिया जाता है, और पेड़ पौधे क्या करते हैं, उसको कोई जंतु या हम लोग खाते हैं। फिर क्या होता है, हम लोग उसे खा के मर जाते हैं। ठीक है, और मरने के बाद हम कहाँ मिलते हैं, मिट्टी में मिलते हैं, जिसके बाद फिर से नाइट्रोजन साइकिल चलने लगती है। तो इस तरह से आप ये नाइट्रोजन साइकिल अगर आपको यहाँ से समझ में आ रही हो तो आप लोग लिख लेंगे, क्योंकि मुझे ही देखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो आपको तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। चलिए, तो आप लोग इसका एक काम ये कर सकते हैं कि साइंस की बुक से देख लेंगे। आज की वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।